नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं हूं अशोक कुमार और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट तक पे। दोस्तों, जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है पंचायती राज। और उस पंचायती राज में हम इंडिया का भी पढ़ेंगे और हरियाणा का भी पढ़ेंगे और उसको देखिए कैसे नेशनल के साथ ना रिलेट करके हम पढ़ते हैं हरियाणा का पंचायती राज। आइए दोस्तों, जो पंचायती राज है ना, पंचायती राज का शुरुआत कब हुई या पंचायती राज का जो थॉट था ना, वो किसके दिमाग में आया और कब आया, ये देखते हैं। ये जो पंचायती राज था ना, वो 1882 में है ना, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ। लॉर्ड रिपन के समय में 1882 में स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन ये भी हम बोल सकते हैं इसको, लॉर्ड रिपन के समय में। समझ आया आपको कि लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय स्वशासन शुरू हुआ। और उसके बाद है ना, सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा ना इसके ऊपर पंचायती राज पे, तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 का इस पे बहुत बड़ा इफेक्ट था। और इसके बाद में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी समितियों का गठन हुआ और हरियाणा में कौन कौन सी सतर्की है और हरियाणा में क्या क्या है, ये सब की सब है ना हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इंडिया में भी कितनी ग्राम पंचायत हैं, एडीसी क्या है, एक सत्रीय इकाई क्या है, ये सब हम इस पूरी क्लास में हम पढ़ेंगे। लास्ट तक बने रहिए। तो भारत सरकार अधिनियम का इस पे 1919 का इफेक्ट था। तो है ना, पंचायती राज है ना सबसे पहले कहां लागू हुआ, ये तो सबको पता है कि पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान को में लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में, नागौर जिले में राजस्थान में लागू हुआ था। और उसके बाद है ना 9 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान में लागू हो गया। फिर लगा 11 अक्टूबर 1959 को कहां लागू हुआ था, ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में हुआ, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में हुआ। ये सबसे पहले लागू हुआ था। आपको समझ आया इतना? उसके बाद है ना सबसे पहले लागू होने वाला था, हमने सबने रटा मार रखा है। अब ये बताओ कि सबसे लास्ट में पंचायती राज कौन से राज्य में लागू हुआ था? तो सबसे लास्ट में लागू हुआ था एमपी में, मध्य प्रदेश में। वर्तमान में सीएम कौन है मध्य प्रदेश के? शिवराज सिंह चौहान है, जो मध्य प्रदेश में सबसे लास्ट में लागू हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। तो पंचायती राज था ना, ये पंचायती राज नियमावली थी, पंचायती राज अधिनियम था या पंचायती राज के जो भी था, उसका ना समर्थन किसने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। समर्थन तो किया था मोहनदास करमचंद गांधी ने। महात्मा गांधी ने क्या किया था, इसका समर्थन किया था, ये पंचायती राज होना चाहिए, लागू होना चाहिए। और इसका विरोध किसने किया था, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट था। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया था, इसका विरोध किया था कि पंचायती राज होना ही नहीं चाहिए। अंबेडकर जी का यह मत था। और मोहनदास करमचंद गांधी का क्या था कि ये पंचायती राज लागू होना चाहिए। जो अपना संजीव समाल के है, उसने ये मेरे पास क्वेश्चन भेजा था कल, ये इसका गांधी के बारे में, तो ये था वो। तो अब आइए देखते हैं आगे कौन कौन सी समितियां बनी इसमें पंचायती राज से रिलेटेड और कौन कौन सा क्या कुछ अधिनियम आए, वो हम देख लेते हैं। और मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी समितियां बनी। देखो, पंचायती राज है ना सारा एक ट्रिक में है ना, मैंने इंक्लूड कर लिया है। देखो, बाल अशोक था, बाल अशोक जी सीएम के साथ कहां गया, यंगून गया। बाल अशोक जी सीएम के साथ यंगून गया। ये क्या है, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। ये क्या है, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। जीवीके राय समिति, सीएम सिंघवी समिति,
और ये की थी, या क्या थी, यंगून, या एक और था इससे रिलेटेड, पीके थंगून था शायद, पीके थंगून समिति ऐसे कुछ थी। बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? 1957 में आई थी। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। अशोक मेहता कब आई थी? इसके जस्ट 20 साल बाद आई थी, 1977 में आई थी। जीवी के राय 1985 में, सीएम सिंह भी 1986 में, और ये कब आई थी? 1988 में। ये आपको ध्यान रखना है। बाल अशोक जी, सीएम यंगून, ये आपको डिटेल में याद रखना है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राय समिति, सीएम सिंघवी और पीके थंगून, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी समितियां थी पंचायती राज से संबंधित। तो आइए आगे देखते हैं कि इसके बाद कौन सा क्या कुछ आया है। तो 1989 में भी ना, 1989 में भी ना पीवी नरसिंह राव जी ने भी इसमें कुछ सुधार एक्ट लेके आए थे। वो तब देवीलाल जी भी थे उप प्रधानमंत्री। तो 1989 में भी आया था। और मुझे ये कमेंट करके बताओ 64वां संविधान संशोधन था वो कब हुआ था? 64वां संविधान संशोधन कब हुआ था? मुझे कमेंट करके बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। तो इसके बाद है ना अपनी आ गई पंचायती राज समिति, 73वां संविधान संशोधन। ये हमें पढ़ना है, 73वां संविधान संशोधन। ये भारत में लागू कब हुआ था, इंडिया में कब लागू हुआ था, ये हम देखते हैं। ये 1992 में ये अधिनियम आया था, परंतु इंडिया में ये लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को इंडिया में लागू हुआ था ये अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन 1992 वाला 24 अप्रैल 1993 को पारित हो गया था। और हरियाणा में कब लागू आई? हरियाणा में, ये तो इंडिया में हो गया, हरियाणा में कब हुआ लागू? हरियाणा में लागू हुआ था ये 22 अप्रैल 1994 को। 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। हरियाणा में त्रिस्तरीय इकाई है। अब मैं आगे ये भी बताऊंगा आपको कि द्विस्तरीय कहां है, एक स्तरीय कहां है, ये भी आपको मैं बताऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक। 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में लागू हो गया। क्या लागू हो गया? पंचायती राज लागू हो गया। बाईस अप्रैल 1994 को। अब कौन कौन से राज्य थे या कौन कौन सी जगह थी जहां पंचायती राज 73वां ये जो संविधान संशोधन था ये लागू नहीं हुआ था? आइए ट्रिक से देखते हैं कौन सा था। ट्रिक क्या थी कि जो मीना थी ना, मीना नाम की कोई लड़की थी, वो जेडी के साथ है ना, जेडी के साथ कहां गई? वो एमपी में गई। जेडी के साथ है ना एमपी गई। मीना नाम की कोई लड़की थी, वो जेडी के साथ एमपी में गई। मी से क्या बना? मिजोरम। ना से क्या बना? नागालैंड। समझ तो आ रहा ना आप लोगों को? जे से क्या बना? जम्मू कश्मीर। डी से क्या बना? दिल्ली। एम से क्या बना? मिजोरम हो गया, मेघालय। और पी से क्या बना? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का भी क्या है? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में नहीं लागू हुआ था। यहां ये लागू नहीं हुआ था। मीना जेडी के साथ एमपी गई, घूमने गई होगी भी, मध्य प्रदेश में भी। मेरी भी जाने की इच्छा है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी घूमने की साइट है, जहां से नर्मदा नदी निकलती है। वहां पे एक मंदिर है बहुत बढ़िया, वो भी देखने की इच्छा है कभी। और सतपुड़ा की पहाड़ियां भी हैं। तो जो मीना है ना वो जेडी के साथ एमपी गई। ये आपको ट्रिक से याद रखना कि यहां लागू नहीं हुआ था उस समय में। आइए आगे देखते हैं कि कौन कहां का त्रिस्तरीय इकाई थी और कहां का द्विस्तरीय इकाई थी, कहां का एक स्तरीय इकाई है तो, और कहां का 4 स्तरीय इकाई। हरियाणा में क्या है? हरियाणा की तो बाद में कर लेते हैं, पहले है ना वो एक स्तरीय और दो स्तरीय देख लेते हैं। एक स्तरीय इकाई कहां का है? एक स्तरीय इकाई है जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट है।
ये याद रखना आपको, जम्मू कश्मीर में है। और द्विस्तरीय इकाई कहां है? एक स्तरीय है, द्विस्तरीय, चार स्तरीय देख लेते हैं। एक स्तरीय पढ़ लिया, त्रिस्तरीय तो सब जगह है, एक स्तरीय जम्मू कश्मीर में। चार स्तरीय कहां का है? चार स्तरीय असम में है और त्रिपुरा में है, असम में और त्रिपुरा में है। तो चार स्तरीय समिति है ना, वो है एडीसी समिति, एडीसी। इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं, MONO, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये आपको फुल फॉर्म इसकी ध्यान रखनी है, एडीसी की। ये जो चार स्तरीय इकाई ना, पहली तो अपनी जो ग्राम पंचायत होती है वो होती है, दूसरी ब्लॉक समिति होती है, तीसरी जिला परिषद होती है। परंतु ये है ना असम और त्रिपुरा में है ना, ये चार स्तरीय इकाई है। चार स्तरीय में चौथा है ना एडीसी जोड़ रखा है, इसकी मैंने फुल फॉर्म लिख दी है, ये आपको ध्यान रखना है। और जम्मू कश्मीर में एक स्तरीय है। अब हम देखते हैं कि भारत में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, भारत में ग्राम पंचायतें कितनी हैं, ये देखते हैं। इंडिया में टोटल पर्सन कभी आ जाए, इंडिया में ग्राम पंचायतें कितनी हैं बताओ, क्या आप लोग बता सकते हो? परंतु मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक टेक्निक बता दूंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। देखो 2 3 आप लोगों को लिख लेना है। हरियाणा में कितने, इंडिया में कितनी ग्राम पंचायतें हैं ये आपको 2 3 आपने लिख लिया। लास्ट है 2 3 4 और इनका जोड़ कितना होगा? 4 3 7 और 2 9। इतनी ग्राम पंचायतें भारत में। 2 3 4 और इनका पूरा जोड़ करके बीच में 9 लिख दो। ये 2,39,432 ग्राम पंचायतें हैं। ये आपको ध्यान रखना है आगे के लिए। अब मैंने बताया था ना एडीसी वाला, एडीसी जो 4 स्तरीय इकाई बन रही है ना, एडीसी इंडिया में कितनी है ये आपको ध्यान रखना है। ये 14 एडीसी है इंडिया में। समझ आया आपको? 14 एडीसी इंडिया में है। अब चलते हैं आगे हरियाणा की तरफ। अब हरियाणा की तरफ चलते हैं। हरियाणा में क्या है, क्या कुछ है, क्या नहीं है। हरियाणा में पहले स्तर की इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत। दूसरे स्तर की कौन सी है? ब्लॉक समिति। और तीसरे स्तर की कौन सी है? जिला परिषद। ये तीनों इकाइयां होंगी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। ये हरियाणा में त्रिस्तरीय इकाई है। हरियाणा में पंचायती राज मैंने बता दिया था कब लागू हुआ था, 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। और पंचायती राज नियमावली, प्रश्न आ जाए कभी, पंचायती राज नियमावली हरियाणा में कब लागू हुई है? अधिनियमावली, ये प्रश्न आए कभी तो ये करना आपको 24 अगस्त 1994, ध्यान रखना। ये 24 अगस्त 1994 करना है। अगर कभी प्रश्न आए, एक और बता देता हूं मैं, कभी प्रश्न आ जाए मान लो कि हरियाणा में है ना वित्त आयोग या पंचायती राज से संबंधित ना, जो वित्त आयोग था ना, पंचायती राज से संबंधित वित्त आयोग हरियाणा में, उसका गठन कब किया गया था? हरियाणा में पंचायतों को ना, पंचायतों के लिए वित्त, ये किसी भी किताब में नहीं दे रखा शायद, ये कब गठन किया गया था? 1996 में गठन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और जो बजट जो मिलता है वो कौन से आर्टिकल के तहत मिलता है या कौन से उसके तहत? ये 280 के तहत मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये है ना पंचायती राज से संबंधित है। मैंने आपको समितियां बता दी और मैंने ये भी हरियाणा के बारे में बता दिया आपको। तो अब पढ़ते हैं ग्राम पंचायत का क्या कुछ रोल है, क्या कुछ होता है ग्राम पंचायत में, ये देखते हैं। ये तो ग्राम पंचायत का पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद में पढ़ेंगे ब्लॉक समिति का। सरपंच कौन उठ सकता है पहले तो ये बताओ मेरे को। सरपंच उठने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? वोट डालने के लिए तो 18 वर्ष होनी चाहिए।
जो 61वें संविधान संशोधन के तहत है ना 18 वर्ष की गई थी। अब देखो कि ग्राम पंचायत में कौन उठ सकता है जिसकी आयु 21 वर्ष हो, 21 वर्ष हो, उसका उस गांव की मतदाता सूची में नाम दर्ज हो। यह नहीं है कि अगर आप सरपंच उठना चाहते हो सिसाई गांव के और आप हो कहीं रेवाड़ी के किसी गांव से, तो आप वहां जाके सरपंच नहीं उठ सकते। उस गांव के ना जो वोटर लिस्ट है ना उसमें आपका नाम दर्ज होना चाहिए, जो गांव की वोटर लिस्ट है ना उसमें नाम दर्ज होना चाहिए आपका, और 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए मिनिमम, और वोटर 18 साल की उम्र वाला, 18 वर्ष की एज वाला वोट डाल सकता है। यहां आपको ये ध्यान रखना है 21 साल का होना चाहिए। अब शैक्षणिक योग्यता लगा दी हरियाणा में। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता कहां लगाई थी? यह लगाई थी राजस्थान में। कब लगाई थी? 2014 में। यह ध्यान रखना आपको। उसके बाद सेकंड राज्य हरियाणा था। हरियाणा में कब लगी थी? 7 सितंबर 2015 को। हरियाणा में 7 सितंबर 2015 को लगी थी, राजस्थान में 2014 को लगी थी। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और हरियाणा में जो कौन से है ना, मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन से है ना लोकसभा चुनाव में है ना, पूरे लोकसभा चुनाव ईवीएम मशीन से करवाए गए थे। मुझे भी ये भी कमेंट करके आप लोग बता दो। राजस्थान में 2014 में लगी थी, हरियाणा में 2015 में शैक्षणिक योग्यता लगी थी। अब शैक्षणिक योग्यता की बात कर ली तो हम आइए हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। देखो, जनरल और ओबीसी, जनरल और ओबीसी का जो है ना वो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? वो होना चाहिए 10वीं पास। ये मेल की बात कर रही है, पहले हम मेल की बात करें। 10 जनरल और ओबीसी का मेल 10वीं पास होना चाहिए। और एससी का मेल, एससी का मेल कितना होना चाहिए? एससी का मेल होना चाहिए 8वीं पास। ये आपको समझ आ गया होगा। जनरल का मेल और ओबीसी का मेल 10वीं पास होना चाहिए। 8वीं का मेल, एससी का मेल जो पुरुष है ना वो 8वीं पास होना चाहिए। अब आइए देखते हैं फीमेल की। फीमेल के बारे में देखते हैं। फीमेल है ना जनरल और ओबीसी की कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 8वीं पास। और एससी की फीमेल कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 5वीं पास। ये सरपंच उठने के लिए कंडीशन है। एज मैंने बता दी 21 साल है, एज में किसी को कोई छूट नहीं है। फीमेल और अपर लिमिट सरपंच उठने के लिए कोई नहीं है, बेशक चाहे 100 साल का उठ जाओ, जल्दी दोबारा चुनाव हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फीमेल क्या है? जनरल ओबीसी की 8वीं पास होनी चाहिए और एससी की 5th पास होनी चाहिए। ये आपको थोड़ा गौर करने की बात है। चलो आगे चलते हैं कि सरपंच कितने वोटों के ऊपर एक सरपंच उठ सकता है, कितने पर नहीं उठ सकता, ये आपको मैं बताता हूं। जिस गांव की जनसंख्या है ना 500 है ना, 500 जनसंख्या वाले पे एक सरपंच उठ सकता है। मिनिमम बताया मैंने, मिनिमम है ना 500 जनसंख्या, 500 लोग होने चाहिए, 500 की जनसंख्या होनी चाहिए उस गांव में जिसमें सरपंच उठ सकता है। और मैक्सिमम है ना, अब ये बताओ मैक्सिमम, मिनिमम तो 500 के हो गया, एक गांव में है ना 2-3 सरपंच भी हो सकते हैं और 2-3 गांवों पे भी एक सरपंच हो सकता है। देखो, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसाई है, सबको पता होगा। सेकंड सबसे बड़ा गांव पाई है, कैथल में। मेरा दोस्त है अरुण कुमार धुल, उसका गांव है। और सिसाई हरियाणा का सबसे बड़ा गांव। उसमें सिसाई का अगर आपको कोई नोन हो या आप ना ऑनलाइन है ना देख लेना कि सिसाई में कितने सरपंच हैं। एक से ज्यादा सरपंच होंगे सिसाई गांव में, बहुत बड़ा गांव है। पाई गांव है, उसमें भी एक से ज्यादा होंगे। तो ये बात है मैंने आपको बताई कि अगर वोटर ज्यादा हो या जो जनसंख्या ज्यादा, उसमें एक से ज्यादा भी बना सकते हैं सरपंच। और जो छोटे छोटे जो ढाणियां होती हैं, गांव होते हैं छोटे, उनमें ना 2-3 गांवों पे भी एक सरपंच बना सकते हैं। ये भी एक आजकल थोड़ी कंडीशन है। तो ये हो गया आपको। तो एक गांव में ना मेंबर कितने होने चाहिए? मेंबर, या हम इनको पंच बोल सकते हैं। ये पंच है ना मिनिमम कितने होने चाहिए? ये मिनिमम 6 पंच होंगे। और मैक्सिमम कितने पंच होंगे? मैक्सिमम 20 पंच होंगे। मिनिमम कितने पंच होंगे? 6। और मैक्सिमम कितने पंच होंगे? 20 पंच होंगे। ये आपको थोड़ा ध्यान रखने की बात है। मिनिमम 6 पंच और मैक्सिमम 20 पंच होंगे गांव में। आगे चलते हैं, आगे क्या कंडीशन है। और गांवों में ना, अब ये बताओ कि गांव में, गांव के कार्य क्या क्या करवाते हैं? कार्य
ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या है? जो गलियां हैं उनको पक्की करवाना, गलियों को पक्की करवाते हैं। राज्य सरकार से अनुदान लेके, राज्य सरकार इनको पैसे देती है, गांवों के लिए बजट अलग से बनाती है, गलियों को पक्का करवाना। और जो लाइट है ना, लाइटिंग की व्यवस्था करना प्रॉपर। और पानी है ना, पीने, शुद्ध पीने के पानी की, शुद्ध पीने का KMNO4, पोटासियम परमैंगनेट, ये लाल दवाई बोलते हैं। पुराने समय में कई साल पहले जो हमारे स्कूल में भी एक बार लाल दवाई डाल दी थी, बदबू आती है बहुत सारी कि पता नहीं इसमें क्या डाल दिया। बहुत सारे बोलते थे कि मेंढक मरा हुआ अंदर, पता नहीं क्या मरा हुआ है, तो ना ये लाल दवाई डाल देते थे, उसकी वजह से थोड़ा पानी का स्वाद भी बदल जाता था। तो लाल दवाई क्या करती है, जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं उनको मार देती है। तो ये लाल दवाई इसीलिए डालते थे, कहीं कोई बीमारी ना हो जाए, हैजा वगैरह या और कुछ बीमारी ना हो जाए, लाल दवाई इसीलिए डालते थे। स्कूलों की टंकियों में भी, और जो गांव की जो सार्वजनिक टंकियां थी उनमें भी डालते हैं लाल दवाई। ये गांव की जो ये तीन नंबर क्या है, और जो स्कूल की 4 दीवारी है उसको पक्का करवाते हैं, खेल के ग्राउंड बनवा देते हैं गांव में, लाइब्रेरी की सुविधा करवा सकते हैं। हमारे गांव वाले ने तो अब तक करवाई नहीं है भाई लाइब्रेरी, तो खेल के ग्राउंड वगैरह ये तो सब कुछ है। तो ये है सिस्टम लाइटिंग। और इनको है ना पैसे है ना गांव, ये है ना, अगर क्वेश्चन आ जाए कभी HSS कभी क्वेश्चन डाल दे थोड़ा सा, ये जो ग्राम सचिव वाले ना, इनको इनके लिए ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सख्त। देखो, चूल्हा टैक्स सुना आपने? कि ग्राम पंचायत को पैसे कहां से आते हैं? चूल्हा टैक्स, 1 नंबर। चूल्हा टैक्स काटते हैं, चूल्हा टैक्स के पैसे गांव के जो सरपंच है या ग्राम पंचायत उसके पास जमा होते हैं। और आप कभी ने किसने श्यामलात भूमि सुना है? किसने सुना है श्यामलात भूमि के बारे में? श्यामलात भूमि जो सरकारी जो जमीन होती है ना गांव की, उसी को श्यामलात भूमि बोलते हैं, जिसको पट्टे पे देते हैं, पट्टे पर देते हैं इसको, श्यामलात भूमि को। इसके ऊपर भी ये समझ लो कि एक किस्म का टैक्स ही है। श्यामलात भूमि में भी पट्टे पर देते हैं, उसका इनकम आती है, वो ग्राम पंचायत में जमा होती है, और उसको ना किसी और काम में यूज ले सकते हैं, जो ये जमीन होती है, ये जो इसके पैसे आते हैं। 3 नंबर क्या है? मेलों पर टैक्स लगा देते हैं, मेलों पर भी टैक्स लगा देते हैं ग्राम पंचायत वाले। ये मेन इनके कार्य थे ग्राम पंचायत में, सोर्स ऑफ इनकम के। और बाकी ना ये अपने जो राज्य सरकार है ना, उनसे भी अनुदान ले लेते हैं। और जो इसका जो मेन हेड होता है ना ग्राम पंचायत का, जो कार्य किसकी देखरेख में होता है, वो ग्राम सचिव की देखरेख में होता है। ग्राम सचिव की देखरेख में होता है ग्राम पंचायत का कार्य। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ग्राम सचिव की देखरेख में होता है। पहले तो बजट है ना सीधा सरपंच के खाते में आ जाता था, बट अब सरपंच के खाते में कुछ प्रतिशत राशि आती है, बाकी सारा है ना ग्राम सचिव के खाते के थ्रू आता है। और ग्राम सचिव है ना मोटे फोड़ते हैं। ये तो इसीलिए तो घोटाले हो रहे हैं बीच बीच में, ये दल्ले बहुत हो रखे हैं बीच बीच में। तो ये बात है, तो ग्राम सचिव के थ्रू आते हैं। पहले है ना सरपंच के खाते में सीधे आ जाते थे पैसे। और है ना कभी भी ना सरपंच कौन नहीं उठ सकता? एक तो ये ग्राम सचिव नहीं उठ सकता, और जिसके ऊपर है ना, एक तो ये ग्राम सचिव सरपंच नहीं उठ सकता कभी भी। अगर कोई ग्राम सचिव होगा ना, वो उस गांव का, मान लो मैं मेरे गांव का मैं ग्राम सचिव लगा हुआ हूं, और मैं मेरे गांव में सरपंच नहीं उठ सकता हूं, मेरे को जॉब से रिजाइन करना पड़ेगा अगर सरपंच उठना है तो मैं नहीं उठ सकता, ग्राम सचिव होगा वो नहीं उठ सकता। मान लो कोई दिवालिया व्यक्ति हो या किसी के ऊपर है ना, आजकल तो क्या है, शौचालय भी होना चाहिए घर में, शौचालय घर में होना चाहिए, बिजली के बिल पेंडिंग नहीं होने चाहिए, बिजली बिल भी पेंडिंग नहीं होने चाहिए, और कोई भी है ना बैंक का कोई कर्ज नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन लगा रखी है हरियाणा गवर्नमेंट ने। अभी पीछे जो सरपंच उठे थे उनके लिए बिजली के बिल भी भरवाए थे, शौचालय भी होना चाहिए, बैंक का कर्ज भी नहीं होना चाहिए कोई, और शैक्षणिक योग्यता के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। अब आगे चलते हैं, ग्राम पंचायत के बाद कौन सी इकाई है?
अब दूसरी आती है ब्लॉक समिति, जिनको हम बीडीसी बोलते हैं। ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति के बारे में भी शैक्षणिक योग्यता वही है जो ग्राम के लिए। तो इसमें क्या है, ब्लॉक समिति में मिनिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम 10 हो सकती है, मिनिमम 10 ब्लॉक समितियां हो सकती हैं किसी भी ब्लॉक में, और मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, मैक्सिमम 30 हो सकती हैं। मिनिमम 10 हो सकती है, मैक्सिमम 30 हो सकती है ब्लॉक समिति। ये आपको ध्यान रखना। ग्राम सभा में मैंने गांव के लिए मैंने क्या बताया था, गांव के लिए मैंने बताया था कि ना 6 पंच हो सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम कितने पंच हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 पंच हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। गांव के लिए तो 6 पंच मिनिमम और मैक्सिमम 20 पंच, और ये जो ब्लॉक समितियां है ना, ये मिनिमम 10 हो सकती हैं और मैक्सिमम 30 हो सकती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और ये बीडीसी है ना, ये बीडीसी होते हैं यहाँ पर। और आगे जो बीडीसी का जो हेड होता ना, या बीडीसी को जो अनुदान दिया जाता है, इनके है ना टैक्स वगैरह तो वैसे ही आते हैं। टैक्स वगैरह तो वैसे जैसे मेलों पे कर लगाना या और कुछ करना, उसी के थ्रू है इनकी कुछ कमाई होती है। बट बीडीपीओ, बीडीपीओ इसके देखरेख में होता है इसका काम। इसके फुल फॉर्म लिख लो, ब्लॉक डिवीजन पंचायत ऑफिसर, ये होता है बीडीपीओ, ब्लॉक डिवीजन पंचायत ऑफिसर। इसके अंडर में ये सारे काम होते हैं ग्राम ब्लॉक समिति के। ये आपको ध्यान रखना है। अब थर्ड नंबर पे आ जाता है जिला परिषद। ये सबसे बड़ी इकाई है जिला परिषद। थर्ड नंबर पे जिला परिषद आ जाता है। जिला परिषद के बारे में कुछ खास नहीं है कि ये है ना जो भी ये बीडीसी भी होती है और ये ग्राम जो पंचायत होती है ना, उसके ऊपर है ना ये एक कमांड का काम करती है। एक उनको है ना सरकार के थ्रू या जो एमपी एमएलए होते हैं उनसे कनेक्शन बनाती है एक किस्म से। ये इनका बीडीसी का काम है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और आगे हम बात कर लेते हैं हरियाणा के और फैक्ट के बारे में कि हरियाणा में कितनी ग्राम पंचायत हैं। पहले तो गांव बताओ, 6841 है। और ग्राम पंचायत कितनी है हरियाणा में, गांव कितने हैं, 6841 गांव हरियाणा में। और ग्राम पंचायत कितनी है मुझे कमेंट करके बताओ। 6200 कितनी है ग्राम पंचायत, कितनी है मुझे कमेंट करके बताओ। और सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत कौन से जिले में है, ग्राम पंचायत। एक प्रश्न घूम रहा था कि सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत कौन से जिले में है, ग्राम सभा कौन से जिले में, तो ग्राम पंचायत सबसे ज्यादा कौन से जिले में, ये है यमुनानगर जिले में। और सबसे कम ग्राम सभा की कौन से जिले में है, ग्राम पंचायत कौन से जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये फरीदाबाद में। और अगर फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करना है, रोहतक टिक कर, गुरुग्राम टिक करना है, सॉरी रोहतक टिक करना है। अगर रोहतक भी ना हो फिर क्या करना है, गुरुग्राम टिक करना है। ये आपको करने हैं। सबसे कम की बात कर रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा यमुनानगर में है। तो ये मेन टॉपिक था ग्राम पंचायत के बारे में, जो कि है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और पेशा अधिनियम आया था एक, पेशा अधिनियम। ये आपको ध्यान रखना, ये 1996 में आया था। पेशा अधिनियम कब आया था, 1996 में आया था। और हरियाणा में 1996 में ये अधिनियम आया था। और हरियाणा में क्या किया गया था, हरियाणा में मैं आपको एक बात और बता दूं, हरियाणा में जो बजट था ना, बजट से रिलेटेड है ना, वो 1996 में है ना एक प्रावधान किया गया था कि हरियाणा में ग्राम पंचायतों को बजट कौन से उसके तहत दिया गया था। 1996 में हरियाणा में एक्ट बनाया गया था, उसके तहत दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। और दोस्तों आज का जो पंचायती राज का टॉपिक था ना, इसको करते। और पंचायती राज के टॉपिक में है ना 29 विषय हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। कितने विषय हैं, 29 विषय। ये पूछ सकते हैं पंचायती राज में, ग्राम पंचायत जो पंचायती राज विषय में 29 विषय हैं। और जो पंचायती राज है ना, ये कौन से भाग में है, ये 9वें भाग में है और 11वें शेड्यूल में है, पार्ट में है।
और ये है ना 243 कै से अण तक है ना ये लिखा गया है, और 40वें में भी, ये आपको ध्यान रखना है। 29 विषय हैं। और पेशा अधिनियम 1996 में आया था, और मैंने जो समितियां बताई थी वो मैंने ट्रिक के माध्यम से बता दी थी कि जो बाल अशोक जी है ना वो सीएम के साथ कहाँ गया, यंगून गया था। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी, पीछे ट्रिक देख लेना आप लोग। तो आइए दोस्तों, आज के जो है ना ये पंचायती राज का जो टॉपिक था ना इसको यहीं पे करते समाप्त, और अगले एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ हम मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।